ज्योग्राफी के अंदर में आप लोगों को दिया गया है। ये क्वेश्चन एक बार समझ लो आप लोग, आपको जिंदगी भर याद रहेगा ये। देखिए क्या बोल रहा है, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, मतलब कि कृषि विकास से क्या तात्पर्य है, इसका मतलब क्या है। तो कृषि विकास का मतलब है कि बढ़ती हुई जो जनसंख्या है और उसकी जो बढ़ती हुई मांग है, ठीक है, उसको पूरा करने के लिए कृषि उत्पादन को बढ़ाने हेतु किए गए प्रयास। अब देखो आप लोग जो है वो सीटेट क्लियर कर लोगे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर में ये नीरज है, हमारा कोई भाई, लड़का, लड़कियों की तो टेंशन नहीं है, ठीक है। लड़कों का राजीव है यहाँ पर में हमारा भाई। तो ये मान लो इसका सीटेट क्लियर हो गया। अब इसके मम्मी पापा कराएंगे उसकी शादी, ठीक है। फिर वो अपने मम्मी पापा, उसके मम्मी पापा फिर जिद करेंगे नहीं बेटा बस एक पोता हो जाए, फिर बोलेंगे नहीं एक पोती हो जाए, बेटा दो से क्या होगा तीन हो जाए, मतलब बढ़ती हुई जनसंख्या। तो अब बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए उनके लिए खाना वगैरह की भी जरूरत पड़ेगी। तो जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उनकी जो डिमांड है, ग्रोइंग डिमांड है खाने की, क्योंकि उनको खाना तो चाहिए। तो ग्रोइंग डिमांड जो है उसको पूरा करने के लिए जो हम प्रयास करते हैं, अलग अलग प्रकार से प्रयास कर सकते हैं। क्या क्या प्रयास कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इसको एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट कहा जाता है। मैकेनाइजेशन मतलब मशीनों का इस्तेमाल करना, ये भी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का ही एक जो है एक पहलू है, उसी का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर में देखिए सबसे पहली बात तो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट जो है फ्रेंड्स, इसका मतलब मैंने अभी आप लोगों को बताया। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आप जो है जो बढ़ती हुई डिमांड है, बढ़ते हुए जो लोग है, जनसंख्या है, उसके लिए खाने का इंतजाम करना, इसको एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, कृषि का विकास कहते हैं। कैसे कर सकते हो आप लोग, चलो आप लोग गैस करो क्या क्या किया जा सकता है। आपके इंटेलिजेंस को चेक करते हैं, आप लोग इतने समझदार हो ना, आप लोग बताओ क्या क्या किया जा सकता है। यहां पर मैं से देख के भी बता सकते हो आप लोग। एक तो तरीका है कि जो है फसल क्षेत्र में, फसली क्षेत्र में वृद्धि करना, मतलब ज्यादा एरिया के अंदर में फसल को बोना ताकि ज्यादा पैदावार हो, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा फसल को बोना, ज्यादा बड़े एरिया में बोना, ठीक है। इरिगेशन फैसिलिटी मतलब कि वहां पर में पानी वगैरह पहुंचा सके अपन, ठीक है। सिंचाई की सुविधाओं में सुधार करना ताकि फसलों को पानी दे सके तो ज्यादा फसल उगेंगी। अच्छे क्वालिटी के फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना, उर्वरक जो खेतों में फसलों को बढ़ने में मदद करते हैं, ठीक है। हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स, मतलब ऐसे बीजों का इस्तेमाल करना जो ज्यादा पैदावार करते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारी चीजें क्या है आप लोगों की फ्रेंड्स, कृषि विकास के लिए सहायक चीजें हैं। लेकिन एक और चीज है जिसको कई बार भूल जाते लोग, मैकेनाइजेशन मतलब मशीनों का इस्तेमाल करना। जब मशीन का इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी फसल पैदावार में बढ़त मिलती है। आप लोग मशीन के जरिए सीड को फैलाइए, मशीन के जरिए जो है पंप से पानी को खींचिए सिंचाई के लिए, ऑटोमेटिकली जो है वो फिर यहाँ पर मैं राजीव जो है उसके बच्चों को, जो 3 बच्चे हुए थे अभी उसके, मतलब होने वाले जो 3 बच्चे, उनके लिए खाने का इंतजाम हो जाएगा, है ना। चलो तो यहाँ पर मैं जो है फ्रेंड्स एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया। अब आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, कृषि विकास से क्या तात्पर्य है, बढ़ती हुई जनसंख्या की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए प्रयास करना। और कृषि में यांत्रिकरण या मशीनों का जब इस्तेमाल करेंगे तो ये भी कृषि विकास में ही आपकी सहायता करता है। तो इसमें से आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट के अंदर में आंसर कर देंगे सभी बच्चे, एकदम स्पीड में। जितने लोगों का सही हुआ था हाथ भी ऊपर कर दीजिए जल्दी जल्दी से, और सेशन को लाइक भी करते रहेंगे। ओके चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, देखिए सीटेट सितंबर 2015 में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। इसके अंदर में क्या कहा गया है, 19वीं सदी में महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क देने के लिए निम्नलिखित में से किसने कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या की। ये कई सारे एग्जाम में आ चुका है फ्रेंड्स, आपको बता दूं सीटेट, रीट, बीपीएससी, डी ट्रिपल एस बी, आपका यूपी टेट, कई सारे एग्जाम में सेम क्वेश्चन आ चुका है। एक महिला थी, ठीक है, मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने महिलाओं के शिक्षा को लेकर, महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने जो कुरान की आयतें हैं, आयत मतलब श्लोक, जैसे गीता में गीता में, रामायण में, महाभारत के अंदर में श्लोक होते हैं ना, वेदों के अंदर में, वैसे ही फ्रेंड्स कुरान के अंदर में जो श्लोक होते हैं, जो लाइंस होती है, उनको आयत कहा जाता है, ठीक है। वो एक गाना भी आया था ना, कौन सा गाना था, कोई बता सकता है क्या मुझे, याद कर लिया है तुमको आयत की तरह, तो श्लोक को याद कर लिया टाइप का वाला था उसका, ठीक है। मतलब आयत की तरह याद कर लिया, नर्क में जाएगा लड़का वो, ठीक है। चाहे आयत उयत कुछ याद कर लेता, श्लोक लोग पढ़ लेता तो शायद स्वर्ग में चला जाता। तो कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या की कि भाई कुरान के अंदर में लिखा हुआ है कि महिलाओं को शिक्षित किया जाए, ये किया था मुमताज अली ने, ये याद रखना है आप लोगों ने, मुमताज अली। अब ये मुमताज अली को कई बार लोग जो है लड़की समझते हैं कि मुमताज है तो वो मुमताज महल, शाहजहां की पत्नी वाला मुमताज नहीं, भाई मुमताज अली है, ये मुमताज उनका मतलब पुरुष थे ये, ठीक है, मुमताज अली। तो इन्होंने बोला कि महिलाओं को भी पढ़ाया लिखाया जाना चाहिए, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आप लोगों का।
तो मुमताज अली जो थे फ्रेंड्स एक सोशल रिफॉर्मर थे, ठीक है, और महिलाओं के अधिकार को लड़ने वाले। फेमिनिस्ट का मतलब होता है जो नारीवादी, महिलाओं के अधिकारों की जो रक्षा करते हैं या महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं। तो इन्होंने महिलाओं के राइट्स को लेकर, अधिकारों को लेकर बातचीत की। उन्होंने कहा कि कुरान के अंदर में खुद लिखा हुआ है कि महिलाओं को एजुकेट करो, ऐसा उन्होंने बताया। कुरान में से आयतें ढूंढ के बताई, ठीक है। अभी बढ़िया है, क्यूट पपी जी, थैंक यू वेरी मच। तो मुमताज अली ये आंसर हो जाएगा। तो महिलाओं की शिक्षा के लिए कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या की किसने? मुमताज अली ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। ओके, चलिए नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग देख रहे हैं यहाँ पर, मैं जैसे मैं देख पा रहा हूँ कंटिन्यूअसली बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। जल्दी से सेशन को एक साथ सभी लोग लाइक कर देंगे ताकि हम लोग एनर्जेटिक तरीके से पूरी की पूरी टीम जो बैकएंड में काम कर रही है आप लोगों के लिए पूरा एफर्ट दे दे, ठीक है। रूही जी सक्सेस किट जो है आपके जो प्रेजेंट एड्रेस है उस पर मिलेगी। विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? देखिए ये आपका एनसीईआरटी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। बॉक्साइट से क्या मिलता है ये भी आप लोग बता दीजिए। तो बॉक्साइट से मिलता है एल्यूमिनियम, है ना। तो एल्यूमिनियम, ठीक है, जिससे मिलता है बॉक्साइट, उसका विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है ऑस्ट्रेलिया। ये याद रखना है आप लोगों ने। लेकिन अगर बोल दिया जाए कि हमारे इंडिया के अंदर में, ठीक है, हमारे इंडिया में कौन सा राज्य है जहां पर में सबसे ज्यादा बॉक्साइट मिलता है, तो आपका आंसर क्या होगा? हमारे इंडिया के अंदर में कौन सा राज्य जहां सबसे ज्यादा बॉक्साइट मिलता है? वो है उड़ीसा। ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। तो उड़ीसा के अंदर में फ्रेंड सबसे ज्यादा बॉक्साइट मिलता है भारत के अंदर में। बॉक्साइट से निकलता है एल्यूमिनियम, ठीक है। ये एक प्रकार का अयस्क है, और है, जिसको साफ करने पर उसमें से एल्यूमिनियम निकलता है, ठीक है। तो पूरे दुनिया में सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिया, और भारत के अंदर में सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादन करता राज्य उड़ीसा, ठीक है। चलिए दोनों के दोनों याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में पूछे जा सकते हैं आप लोगों से, ठीक है। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर मैं क्या बोला है, फैक्ट्री साइट का मतलब क्या होता है? फैक्ट्री साइट, व्हाट इज मीन बाय फैक्ट्री साइट? ध्यान से समझिए आप सभी लोग। देखिए यहाँ पर मैं विजय गुप्ता जी बोल रहे हैं कि सभी दोस्त लोग जल्दी से लाइक एंड शेयर करते रहेंगे, ठीक है, सभी लोग करते रहेंगे। देखिए यहाँ पर मैं आपके साथी लोग ही बोल रहे हैं, एक एक बच्चा जब यहाँ पर मैं अपना अपना योगदान देगा तब जाके मजा आएगी। नाउ फ्रेंड देखिए यहाँ पर मैं पुरातत्वविदों के अनुसार पूरा पाषाण काल में उद्योग स्थल किसको कहा जाता था? पैल्यूलिथिक। पैल्यूलिथिक पीरियड मतलब सबसे पुराना वाला युग, जब इंसान नंगू पुंगू घुमा करते थे जंगलों में। तो फैक्ट्री साइट उस जगह को कहा जाता था जहां पर में, ठीक है, हमको पत्थर के टुकड़े मिले हैं, वहां पर में मनुष्य औजार बनाते होंगे। देखो मनुष्य वहां पर में मोस्ट प्रोबेबली जो है पत्थरों से औजार बनाने का काम किया करते होंगे, और वहां पर में हमको पत्थर मिले हैं, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो लोग जाते होंगे वहां पर में पत्थरों से, वहां पत्थर थे तो पत्थरों को तोड़ तोड़कर उससे औजार हथियार वगैरह बनाया करते थे। तो प्लेसेस वेयर स्टोन्स वर फाउंड एंड पीपल मेड टूल्स, ऐसी जगह जहां पर में लोग औजार या हथियार बनाया करते थे, और वहां पर में हमके पत्थर के टुकड़े भी मिले हैं, तो उस जगह को फैक्ट्री साइट बोला जाता था। जैसे कि देखिए यहाँ पर में ये तुम्हारे पर दादाजी के भी पर दादाजी हो सकते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर में मस्त है कि वो पत्थरों को छील छील कर ऐसे औजार वगैरह बना रहे। तो जिस जगह पे बनाते थे उसको बोला जाता था फैक्ट्री साइट, उद्योग स्थल। एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है ये पॉइंट, एनसीईआरटी में, ठीक है। तो ये याद रखेंगे आप सभी के सभी लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। तो प्लीज इस पर्टिकुलर, ठीक है, शिवेंद्र सत्यार्थी जी, ठीक है, चलो आंसर करिए यहाँ पर में। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन का आंसर जिसने लगा डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला। मैं चैलेंज करता हूं आप लोगों को, इस क्वेश्चन का आंसर करके बताइए। ऐसा ही एक क्वेश्चन रीट की एग्जाम में भी पूछा था, ठीक है, बताइए जल्दी से। देखिए आसिफ जी भी बोल रहे हैं कि सब लोग जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए, सब कोई आसिफ जी की बात मान लो सभी। हर एक बच्चा, एक एक बच्चे ने भी एक एक जगह पे शेयर कर दिया तो मान लेंगे कि भाई उसने अपना योगदान दे दिया यहाँ पर। और लाइक भी करते रहिए सेशन को। देखिए अगर मैं बात करूं आप लोगों से फेयंस की, तो देखिए फेयंस जो होता है इसके बारे में कौन सी वाली बात सही है? फेयंस जो है इसकी खदानें मेहरगढ़ में मिली है। फेयंस जो है वो एक नेचुरली फाइंड, नेचर से मिलता है, प्राकृतिक तौर पर मिलता है। बालू या स्फटिक पत्थर के चूरन को गोंद में मिलाकर उससे वस्तुएं बनाई जाती है। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती है। फेयंस से मनके, चूड़िया, झुमके, बर्तन, ठीक है, आदि बनाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करूं फ्रेंड्स आप लोगों से, तो ध्यान से समझिएगा आप सभी लोग, ओके। अगर मैं बात करूं इस फेंस की, तो फेंस जो है ना, ये याद रखना है आप लोगों ने, ये नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है ही नहीं है, आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल मतलब कि इसको बनाया जाता है, ये कोई खदानों में नहीं मिलता, ये नेचुरली नहीं मिलता।
इसमें क्या किया जाता है आप लोगों का, आप जो है फ्रेंड्स सैंड जो होती है ना, जो रेत होती है, या फिर आप लोगों का क्वार्ट्ज नाम का पत्थर होता है, उसको चूरा बना दिया जाता है, उसमें मिला दिया जाता है गोंद को, और उसको बहुत जोर से फेंटा जाता है। आटा गूंदा है क्या कभी किसी ने? किस किस ने आटा गूंदा है? ठीक है, आटा गूंदा होगा तो ऐसा नहीं है पूरा उसको मिला देते हैं, फिर उससे शेप देकर, ठीक है, उसके ऊपर में चिकनी परत चढ़ाई जाती है ताकि वो एकदम चिकना चिकना सा दिखे, और उसके ऊपर में फिर आप लोगों का कलर लगा के, ठीक है, अलग अलग शेप बनाकर कलर लगा के उसको मार्केट में बेचा जाता था। ये इस तरीके से आप देख सकते हो ऐसे प्रोडक्ट बनाए जाते थे। तो सबसे पहली बात तो ये नेचुरली मिलता है नहीं है, आर्टिफिशियल है। तो क्या उसकी खदानें हो सकती है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, रोटी आप लोग पकाते हो, ठीक है, तो रोटी आप लोग बनाते हो ना, है ना, खुद से बनाते हो रोटी, रोटी की खदानें हो सकती है? रोटी नेचुरली तो मिलती नहीं, आप बनाते हो उसको, तो क्या रोटी की खदानें हो सकती है? जब वो प्रोडक्ट नेचुरली मिलता ही नहीं है, आर्टिफिशियली प्राकृतिक रूप से नहीं, कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, तो क्या उसकी खदानें हो सकती है, हाँ या ना? जल्दी बताइए आप लोग, क्या उसकी खदानें हो सकती है? नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो 1 और 2 को एलिमिनेट करो, 1 को एलिमिनेट करो, 2 को एलिमिनेट करो, और यहां से 1 को भी एलिमिनेट करो। आंसर आ गया आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 3, 4 और 5। इतना सिंपल था ये ऑप्शन एलिमिनेशन की निंजा टेक्निक। ऐसे आप लोग कर सकते थे आराम से, बहुत ही सिंपल तरीका था आप लोगों का ये करने का। ठीक है, समझ आया आप लोगों को? तो जो चीज नेचुरली नहीं पाई जाती उसकी खदानें भी नहीं होती। तो खदानें मेहरगढ़ क्या पूरे दुनिया के कोई कोने में नहीं मिलती उसकी। सीटेट के लिए एनओसी लेना जरूरी होता है क्या सर? कौन सी वाली एनओसी चाहिए आपको दिलीप कुमार जी? चलिए, सी इज द करेक्ट आंसर। यहां पर मैं आप देख सकते हो फ्रेंड्स, पूरा का पूरा आप लोगों का एनसीईआरटी के अंदर में जो जो भी चीज दी गई है वो सारा बता दिया है। आर्टिफिशियली मतलब कि कृत्रिम रूप से इसको बनाया जाता है। कृत्रिम मतलब इंसान बनाते हैं, नेचुरली नहीं मिलता। रेत जिसको बालू कहते हैं, या स्फटिक पत्थर जिसको क्वार्ट्ज पत्थर बोलते हैं, उसके चूरन को गोंद में मिलाकर वस्तुएं बनाई जाती है, फिर उसको घस दिया जाता है, ठीक है, चिकनी परत चढ़ा दी जाती है, फिर रंग दिया जाता है उसको। ठीक है, ये नीले या हल्के समुद्री हरे रंग के अंदर में जनरली मिलते हैं आपको फेंस के बर्तन या जो भी ऑब्जेक्ट्स है वो। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, एक बढ़िया सा क्वेश्चन है आप लोगों का। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप सभी लोग। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है? जल्दी जल्दी बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर में क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता एक लोकप्रिय छवि, मतलब एनसीईआरटी में दी गई है एक नेता की छवि जो कि कृष्ण के सारथी के रूप में दर्शाई गई है। वो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के समय में उनकी फोटो बड़ी, वो फोटो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। वायरल इन द सेंस, अब व्हाट्सएप तो था नहीं, अखबारों में छपी थी, अखबारों में छप के वायरल हुई थी। कृष्णा के सारथी के रूप में चित्रण में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में अन्य राष्ट्रवादी नेताओं का मार्गदर्शन कर रहा था। मतलब कृष्ण उसके जो है रथ में बैठे थे, वो कृष्ण का रथ खींच रहे थे, और बाकी सारे नेता जो है उनके साथ साथ में चल रहे थे। तो कृष्ण के सारथी के रूप में किसको दर्शाया गया था? मोहनदास करमचंद गांधी जी को। ठीक है, तो ये देखिए कृष्ण जी बैठे हैं, ठीक है, यहाँ पर में, और ये है हमारे गांधी जी। ठीक है, बाकी सारे नेता देखिए चल रहे हैं उनके साथ साथ में। देखिए सुभाष चंद्र बोस है यहाँ पर में, ठीक है, यहाँ पर में आप देख सकते हो जवाहरलाल नेहरू है, सब इनके साथ साथ में चल रहे हैं, उनके पीछे में है सब लोग। ठीक है, कुछ लोग उनके ऊपर में फूलों की वर्षा कर रहे हैं, हमारे बाकी के जो नेता है। और ये स्वराज मंदिर यहाँ पर में दिखाया गया है, स्वराज मंदिर की, स्वराज नाम का मंदिर, स्वराज मतलब हमारा खुद का राज, हमारे भारत के देशवासियों का राज, उसके मंदिर के सामने से ये रथ जा रहा है। और शेर जो है यहाँ पर में देखो, घोड़ों की जगह शेर दिखाए गए हैं। ओके, तो ये एनसीईआरटी में देखिए पूरा दिया गया है। जनता से उपजी छवियों में भी महात्मा गांधी को अक्सर एक दैवी शक्ति के रूप में दिखाया जाता था, और ऐसी एक तस्वीर है जिसमें कृष्ण के सारथी के रूप में उनको दिखाया गया है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए फ्रेंड, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? लिपि का मतलब होता है जो लिखी हुई होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आप लोग देखिए, ये लिखा हुआ है देवनागरी लिपि में, अ आ ई ई उ, ये क्या है आपका? देवनागरी लिपि है। वैसे ही जो इंग्लिश में आप लोग लिखते हो, ये है आप लोगों का रोमन लिपि, रोमन स्क्रिप्ट। ठीक है, ABCD ये रोमन स्क्रिप्ट है। तो लिखने की जो पद्धति होती है जिससे लिखा या पढ़ा जाता है उसको स्क्रिप्ट बोलते हैं, लिपि बोलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे जिस लिपि में लिखते थे वो कौन सी है? क्या अल्फाबेटिकल है, पिक्टोग्राफिक है, खरोष्टी है, ब्राह्मी है, कौन सी है? तो फ्रेंड्स वो चित्रात्मक थी। चित्रात्मक मतलब कि वो चित्र के जरिए, मतलब अगर उनको कुछ बनाना रहा, जैसे मैं आपको दिखा दूं, तो देखिए यहाँ पर मैं कई जगह पे मछली के आकार का कुछ बना दिया गया है, यहाँ पर मैं देखिए लकड़ी के आकार का कुछ बना दिया गया है, चित्र टाइप के कुछ बना देते थे वो लोग। ये देखिए लिखते लिखते यहाँ पर में कोई जगह पे कोई बैल आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से चित्रात्मक थी, और अभी तक हम इसको पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, अनडेसिफर्ड है ये, अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका है। तो ये लोग क्या लिख रहे हैं अभी तक हम इसको नहीं पढ़ पाए हैं।
ओके, ये याद रखना है। चित्रात्मक थी और अभी तक अपठनीय है, अवाचनीय है, अभी तक उसको पढ़ा नहीं जा सका है, समझ ही नहीं पाए कि क्या लिखा है। आप लोगों में से कोई कुछ समझ पा रहा हो तो बता दो भाई, ठीक है। आपको, आप लोगों में से कोई कुछ समझ पा रहा हो तो बता दो क्या लिखा है इन्होंने ऐसा, ठीक है। क्योंकि बहुत बड़ा राज है इनके पढ़ने के पीछे कि लिखना क्या चाहते थे, क्या कहना चाहते थे, समझ ही नहीं आया अभी तक। ये देखिए यहाँ पर में पशुपति सील के ऊपर में भी कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा है पता नहीं, ठीक है। तो अभी तक कोई भी इसको पढ़ नहीं पाया है, ठीक है, कोशिश जारी है। ओके नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर में एक क्वेश्चन है आप लोगों का, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, जल्दी बताइए यहाँ पर में। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में आप लोग देखोगे कि यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 डिग्री से 70 डिग्री में पाई जाती है, इसे टैगा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये किसी प्रकार की वनस्पति के बारे में बात हो रही है जो कि 50 डिग्री से 70 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फीयर में पाई जाती है। अब नॉर्थ हेमिस्फीयर क्या है पहले तो ये समझ लो आप लोग। हमारी जो दुनिया है ना, उसको दो भाग में बांट सकते हैं हम। ये हो गया नॉर्थ हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया सदर्न हेमिस्फीयर दक्षिणी गोलार्ध। तो बात हो रही है कि उत्तरी गोलार्ध में मिलेंगी, ठीक है, नीचे में नहीं मिलेंगी, यहां मिलेगी ऊपर में, ठीक है। वो भी 50 डिग्री से लेकर 70 डिग्री के बीच में, इस एरिया में 50 डिग्री से 70 डिग्री के बीच में, इसको टैगा भी कहा जाता है। तो बात क्लियर हो गई। यहां पर में बात हो रही है कोनीफेरस की, कोनीफेरस शंकुधारी वन। एक्चुअली शंकुधारी इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो शंकु के आकार के, कोन के आकार के दिखते हैं, इसी वजह से, ठीक है। तो कोनिकल शेप के दिखते हैं, इसी वजह से कोनीफेरस फॉरेस्ट या शंकुधारी वन इनको कहा जाता है। तो आप देख सकते हो कि कोनीफेरस फॉरेस्ट या शंकुधारी वन ये आपको कहां पर में मिलेंगे, हायर लेटीट्यूड्स में। हायर मतलब 0 से ऊपर है ना 90 तक, तो 50 से 70 तक मतलब कि 0 से दूर है, इक्वेटर से थोड़ा दूर है, इसी वजह से हायर लेटीट्यूड्स पे मिलेंगे। 50 डिग्री से 70 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फीयर में। तो कहां मिलते हैं ये कोनीफेरस फॉरेस्ट, 50 डिग्री से 70 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर में। इसके बाद में ये याद रखना है आप लोगों ने, इसको टैगा भी कहा जाता है। टैगा का मतलब क्या होता है और कौन सी भाषा का शब्द है ये भी बता देंगे आप लोग। टैगा का मतलब और ये कौन सी भाषा का शब्द है, जल्दी जल्दी से बताइए आप लोग। जल्दी जल्दी से आप सभी लोग जो है फ्रेंड्स टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देंगे, ताकि आप सभी लोगों को आने वाले जितने भी वीडियोस है वो सारे मिल सके। जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए, और जहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए, ठीक है। सब कोई लाठी मारी है या डंडा मुझे नहीं पता, बट शेयर हो जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर मैं आसिफ ब्लॉग जी लिख रहे हैं कि शेयर हो जाना चाहिए, जल्दी जल्दी से सभी लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो टैगा जो है फ्रेंड्स ये रशियन भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है अनछुआ, जिसको किसी ने छुआ ना हो। अच्छा, ये जो पेड़ होते हैं वो कैसे होते हैं, क्रिसमस ट्री के जैसे दिखते हैं, एक्समस ट्री, क्रिसमस ट्री की तरह। ये टॉल होते हैं, सॉफ्ट वुड होते हैं, मतलब नरम कास्ट वाले होते हैं, और एवरग्रीन मतलब हमेशा हरे भरे रहते हैं, ठीक है। तो नरम लकड़ी के सदाबहार पेड़। अगर आपसे बोला जाए कि लंबे और नरम लकड़ी के सदाबहार पेड़ के एग्जाम्पल क्या है, तो डायरेक्ट आंसर लगा देना कोनीफेरस, शंकुधारी वन, ठीक है, सिंपल। इसके अलावा मुझे आप बताओ कौन से लेटीट्यूड में मिलते हैं, आप देखकर लिख लो चाहे, क्योंकि ना इससे भी आपकी प्रैक्टिस होती है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर मैं आप देख सकते हो, यहां पर 50 डिग्री से लेकर 70 डिग्री के बीच वाला एरिया ये जो है ना, इसको बोला जाता है टैगा, ठीक है, टैगा। नाउ उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति मतलब होता है फ्रेंड्स आप लोगों का कि वो किस प्रकार से उनकी ओरिजिन हुई है, किस प्रकार से वो बने हैं, ठीक है। तो बेस्ड ऑन ओरिजिन रिसोर्सेस आर क्लासिफाइड इनटू, ठीक है। मान लीजिए कि अगर वो जो है उसमें जीवन है, ठीक है, तो उसको बायोटिक कहा जाएगा, बायोटिक, या फिर उसको कहेंगे जैविक उत्पत्ति, उसकी जैविक उत्पत्ति हुई है, मतलब वो जीवित चीज से बना है। और अगर वो किसी अजीवित चीज से बना है, जैसे पत्थर है, बहुत समय के बाद में वो मिट्टी बन गया, तो अजैविक कहा जाएगा उस संसाधन को। तो जैविक या अजैविक, तो संसाधन को उनकी उत्पत्ति के आधार पर बेस्ड ऑन ओरिजिन दो भागों में बांटा जा सकता है, बायोटिक और अबायोटिक। अगर वो किसी जिंदा चीज से बने हैं तो बायोटिक रिसोर्स कहलाएंगे, अगर किसी निर्जीव वस्तु से वो बने हैं तो अबायोटिक कहलाएंगे। तो जैविक और अजैविक ये याद रखना है आप लोगों ने, ये एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है आपको, ज्योग्राफी में काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, हम लोग जो है फ्रेंड्स हमारे टारगेट्स के काफी पास पहुंचते जा रहे हैं, तो जल्दी जल्दी से आप सभी लोग जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। तो सेशन को अच्छे से देखिए आप सभी लोग, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों को ये सारी की सारी चीजें कराऊंगा, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि क्या आप सारी की सारी चीजें करना चाहते हो। जैसे मैंने बेस्ड ऑन ओरिजिन बताया आपको, बायोटिक और अबायोटिक।
अब मैं आपको हर रोज जो है फ्रेंड्स एक एक क्वेश्चन करवाता जाऊंगा, क्योंकि इस पे से क्वेश्चन पूछते हैं, प्लस फिर मैं आप लोगों से बड़े बड़े क्वेश्चन इसके ऊपर में पूछूंगा। ठीक है, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पर मैं एक बड़ा सा क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है, ठीक है, जो हमारी एटमॉस्फेयर है ना, ठीक है, उसके अंदर में गैसेस है, तो गैस जो है वो मिक्सचर है एक्चुअली, कई सारी एयर जो है वो कई सारी गैस का मिक्सचर है। वायु के विषय में सही कथन का चुनाव करें। यहाँ पर मैं स्टेट आंसर यहाँ दिए गए हैं और ये है आप लोगों के पॉइंट्स। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं प्लांट्स टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। देखिए फ्रेंड्स जो भी पौधा होता है ना, ठीक है, मान लीजिए ये पौधा है, तो क्या ये पौधा हमारे एटमॉस्फेयर में से डायरेक्टली नाइट्रोजन ले सकता है या नहीं ले सकता, ये पॉइंट को आज के आज क्लियर कर लो। आज आपको क्या करना है, आपको जो भी पहला पौधा दिखेगा, ठीक है, उसको जाकर एक बात बतानी है आप लोगों ने कि भाई देख, तू नाइट्रोजन जो है, ठीक है, नाइट्रोजन डायरेक्टली हवा में से नहीं ले सकता। उसको नाइट्रोजन कहां से मिलता है, जो जमीन में मिट्टी में जो नाइट्रोजन घुली हुई होती है या नाइट्रोजन फिक्स होती है, उसमें से वो जड़ों के माध्यम से नाइट्रोजन लेता है, ना कि डायरेक्टली एयर के माध्यम से। ठीक है, तो आपको प्लांट को जाके बता के आना है। प्लांट बोलेगा भाई अब तू मेरे को सिखाएंगा क्या करके, मैं इतने सालों से ले रहा हूँ, ठीक है, जमीन में से नाइट्रोजन, तू आज तू सीख आज आया है सीख के, ठीक है। चलिए, तो फ्रेंड्स प्लांट्स जो है वो नाइट्रोजन डायरेक्टली नहीं लेता, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, तो ये वाला आप लोगों का क्या है, गलत हो जाएगा। जहां जहां ए को सही माना है उसको गलत मान दो, ठीक है। ए जो है उसको ट्रू बोला है, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ए को यहां पर मैं ट्रू बोला है, ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ठीक है। ओके, अब दो ही ऑप्शन बचे आपके पास में। ग्रीन प्लांट रिलीज ऑक्सीजन गैस, भाई हरे प्लांट जो है वो ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं, जाकर उनको बताना फिर से कि भाई तुम लोग जो है ना ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हो। वो बोलेगा भाई फिर से तुम मेरे को बताने आ गया, तुमने आज पढ़ा, मैं पिछले जो है वो कई साल से ऑक्सीजन गैस रिलीज कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये सही है। तो यहाँ पर मैं आप लोग देखिए फ्रेंड्स हुआ क्या है ना कि दोनों जगह पे बी को जो है सही बोला है, बी को यहाँ पर में भी सही बोला है, ठीक है, तो दोनों आंसर हो सकते हैं। हीलियम, आर्गन, ओजोन आर प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटीज। भाइयों और उन सभी की बहनों ध्यान से सुनो, ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों को मिला दिया जाए तो हमारी वायुमंडल का 99% अकेले ये दोनों बनाते हैं। तो लार्ज क्वांटिटी में कौन मौजूद है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ना कि हीलियम, आर्गन, ओजोन, ये बहुत कम लेस क्वांटिटी में अवेलेबल है। तो यहां पर मैं आप लोगों का क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का गलत है, क्योंकि हीलियम, आर्गन, ओजोन लेस क्वांटिटी में अवेलेबल है, ना कि लार्ज क्वांटिटी में। तो जहां सी को ट्रू बोला है उसको भी काट दो। अब यार ऑप्शन ही नहीं बचा हमारे पास में, तो अब तो डायरेक्ट आंसर आ गया डायरेक्टली आप लोगों का, ठीक है, डायरेक्टली आप लोगों का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। सिंपल, केवल 47% लोगों ने आंसर दिया था इसका सही। कितना परसेंट लोगों ने, 47% लोगों ने, जबकि इतना इजी क्वेश्चन था ये, और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोगों को सारे के सारे पॉइंट्स में करवा दूंगा। आप लोगों से इसीलिए कह रहा हूं, जितने भी लोग हैं जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर दीजिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जितने बच्चे शेयर करेंगे उतना ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के लिए कर देंगे। जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहिए, ठीक है, हम लोग ऐसे ही और भी बहुत सारे सेशंस करते रहेंगे आप लोगों के। तो मोस्ट प्लेंटीफुल गैस जो है वो 78% के साथ में नाइट्रोजन है, और दूसरे नंबर पे कौन सी गैस आती है और कितना परसेंट है वो मेरे को आप कमेंट करके बताएंगे। प्लांट्स क्या नाइट्रोजन को डायरेक्टली ले सकते हैं हवा से, नहीं ले सकते। देखिए पेड कोर्स के अंदर में भी आप लोगों को दिया पढ़ाया है वो पूरा, नहीं ले सकते। तो पौधे सीधे हवा से नाइट्रोजन नहीं ले सकते, ठीक है। तो जितने भी बच्चे हैं इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे इसको। नाउ फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन है आप लोगों का, इसको बताइए आप लोग। ध्यान से पढ़ना है इसको आप लोगों ने, नजर हटी दुर्घटना घटी वाला काम हो जाएगा आप लोगों के साथ में। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स यहां पर मैं क्या बोला गया आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल की परतों का सही अनुक्रम है जिनसे धरती पर उतरने से पहले रॉकेट गुजरेगा। अब देखिए ये हमारी धरती है, ठीक है, और ये रॉकेट है, ये वापस आ रहा है, रॉकेट वापस आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहली जो लेयर होती है वो होती है स्ट्रेटोस्फियर आप लोगों की, ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर समताप मंडल। उसके बाद में होती है ट्रोपोस्फियर,
ठीक है आप लोगों की, या फिर पहले थर्मोस्फीयर ट्रोपोस्फियर होती है फिर स्ट्रेटोस्फियर होती है, बताइए जल्दी से। तो सबसे पहली जो लेयर है आप लोगों की, ठीक है, जो होती है वो ट्रोपोस्फियर होती है, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स। ओके, ट्रोपोस्फियर पहले ऑप्शन में जो दिया हुआ है वो गलत है आप लोगों का। और दूसरी चीज आपको ये याद रखना है, ये क्या बोल रहा है आप लोगों से कि धरती पर उतरने से पहले, तो आप लोगों को यहाँ पर मैं ये समझिए कि ये रॉकेट है आपका इधर साइड से आ रहा है, ठीक है, रॉकेट भाई साहब इधर से आ रहे हो, ये देखो ये रॉकेट इधर साइड से आ रहा है, ठीक है, ये इधर से ऐसे रॉकेट आ रहा है आपका। अब ये जो रॉकेट है जब ये आ रहा है इधर साइड से, ठीक है, पृथ्वी के अंदर में, तो सबसे पहले ये एक्सोस्फीयर में एंटर करेगा, मतलब बहिर्मंडल के अंदर में, एक्सोस्फीयर में। फिर धीरे 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 वो आएगा अंदर में, थर्मोस्फीयर में आएगा, उल्टा होगा ना ये, थर्मोस्फीयर में आएगा, ठीक है, फिर थर्मोस्फीयर में, फिर आएगा मध्यमंडल में, थर्ड नंबर की लेयर में, फिर स्ट्रेटोस्फीयर में आएगा, समताप मंडल में, फिर आएगा शोभ मंडल के अंदर में, और यहाँ पर मैं आके लैंड हो जाएगा कहीं तो भी। ओके, यहाँ पर मैं आके लैंड हो जाएगा। तो जब वो उतर रहा है तब की बात पूछा था आप लोगों से। ओके, कितने परसेंट लोगों ने आंसर दिया, इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, सबसे पहले जाएगा वो एक्सोस्फीयर में, फिर थर्मोस्फीयर, मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर। सी 34% लोगों ने आंसर दिया है, केवल 34% लोगों ने सही आंसर देखा। इसी वजह से आप लोगों का पढ़ना जरूरी है, अच्छे से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना जरूरी है आपका, ठीक है। तो 34% लोगों ने आंसर दिया है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कितने लोगों का सही हुआ था हाथ ऊपर कर दीजिए, और जिन लोगों का गलत हुआ था और समझ में आ गया है और अगले बार से सही करेंगे वो लोग भी हाथ ऊपर कर देंगे कमेंट के अंदर में जल्दी से, ठीक है। चलिए ना फ्रेंड, देखिए एक क्वेश्चन जिसके अंदर में 3 स्टेटमेंट्स दिए गए आप लोगों को, हिंदी में इंग्लिश में 3-3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा जो है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोग जो है इसको अच्छे से देख सके। चलिए अब बताइए फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा। देखिए प्रायद्वीपीय पठार त्रिभुजाकार आकार का होता है, प्रायद्वीपीय पठार पेनिनसुला। देखिए पेनिनसुला का मतलब ही होता है जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, ठीक है, पेनिनसुला, प्रायद्वीप जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है, ठीक है, उसको कहते हैं आप लोगों का प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। उसके बाद में नर्मदा और तापी फ्लोज थ्रू अरावली हिल्स, नर्मदा और तापी नदियां अरावली पहाड़ियों से होकर बहती है, ठीक है। तो नर्मदा और तापी अरावली से होकर नहीं बहती, एक्चुअली हमारा भारत अगर मैं इसको ऐसा मान लूं, ये हमारा नीचे वाला हिस्सा हो जाएगा इधर साइड के अंदर में अरावली का, आपका पठार का, प्रायद्वीपीय पठार का, भारत का दक्षिणी भाग, नर्मदा और तापी नदियां विंध्या और सातपुड़ा से होकर बहती है, ना कि आप लोगों की अरावली से। अरावली तो इधर साइड में है, ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला इधर साइड में, ठीक है। मैप के थ्रू भी दिखा देता हूं आप लोगों को, ये जो दक्षिण भारत का दक्षिणी भाग है, ठीक है, ये इसको प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं, 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है ये, और ट्राइंगुलर शेप का है। तो आपको याद रखना है कि भारत का प्रायद्वीपीय पठार त्रिभुजाकार आकार का है, ट्रायंगुलर शेप का है, ये याद रखना है। और जल्दी से जितने भी बच्चों ने अब तक सेशन को लाइक नहीं किया है या शेयर नहीं किया, वो जल्दी से लाइक एंड शेयर भी जरूर कर देंगे। तो त्रिभुजाकार आकार का होता है ये प्रायद्वीपीय पठार, हमारे भारत का त्रिभुजाकार आकार का है, काफी ऊंचा नीचा है, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि इसकी नॉर्थ, ठीक है, यहां पर में आप लोग देखिए इसकी जो नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर है, नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर वो कौन सी है, अरावली है। अरावली दुनिया की सबसे पुरानी जो रेंजेस है, ठीक है, पर्वत श्रृंखला है, उनमें से एक है। विंध्या और सातपुड़ा इसके अंदर में मौजूद है, ये विंध्या ये सातपुड़ा है। और आप लोग यहाँ पर में खुद देखिए, ये है ऊपर वाली नर्मदा नदी, विंध्या के नीचे से जा रही है, और ये देखिए आपकी ताप्ती नदी सातपुड़ा के नीचे से जा रही है। तो विंध्या और सातपुड़ा के बीच में से नर्मदा नदी जाती है, और सातपुड़ा के नीचे से जाती है ताप्ती नदी। ये दोनों के दोनों नदियां जो है वो पश्चिम की तरफ में बहने वाली नदियां है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर। तो क्या हम कह सकते हैं वो अरावली में से जाती है, हाँ या ना? आप लोग बताइए, एक ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे हम यहाँ से, नर्मदा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, नर्मदा और तापी नदियां जो है, ओके, नर्मदा और ताप्ती नदियां अरावली नहीं बल्कि विंध्या और सातपुड़ा में से जाती है, तो सेकंड वाला एलिमिनेट हो गया। जहां जहां 2 दिया है उसको काटो काटो, ऑल ऑफ दी अबव में भी 2 दिया हुआ है, काटो। ऑप्शन आप लोगों का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, खत्म, सिंपल था। कितने लोगों का सही हुआ था ये आंसर, जल्दी बता दीजिए, या अब समझ में आ गया है, एटलीस्ट ऑप्शन एलिमिनेशन से समझ में आ गया है। ये नर्मदा और ताप्ती कौन से तरफ में बहने वाली नदियां है, वेस्ट या ईस्ट? जल्दी से, 2 ही ऑप्शन है आपके पास में, वेस्ट या ईस्ट, आप बताइए, वेस्ट के तरफ या ईस्ट के तरफ में, जल्दी से, वेस्ट या ईस्ट लिख देंगे जल्दी से कमेंट के अंदर में, वेस्ट या ईस्ट। वेस्ट के तरफ में बहने वाली नदियां है, ये याद रखना है आप लोगों ने, वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ओके।
मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, जितने भी बच्चे सभी लोग शेयर कर देंगे सेशन को, एक बार शेयर जरूर कर दीजिए, चाहे अभी देख रहे हो चाहे बाद में देख रहे हो, सेशन को हर एक बच्चे ने अपनी अपनी जिम्मेदारी समझ के करना है। चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर में ब्लाइंड डॉल्फिन की एक किस्म जिसे सूसू भी कहा जाता है, देखिए कितनी प्यारी सी है, ठीक है, ब्लाइंड डॉल्फिन, क्योंकि दिखता नहीं ना इसको, इसलिए वजह से ब्लाइंड डॉल्फिन कहते हैं इसको, इसको सूसू भी कहते हैं। गंगा नदी और कहां पाई जाती है ये एनसीईआरटी के अनुसार? एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये पॉइंट, जल्दी बताइए। तो ब्लाइंड डॉल्फिन जिसे सूसू भी कहते हैं, तो ब्लाइंड सूसू किसको कहा जाता है? ब्लाइंड डॉल्फिन को कहा जाता है, ये याद रखना है। ये गंगा नदी में पाई जाती है, ठीक है, गंगा के अंदर में, और साथ ही साथ जो है फ्रेंड्स ये ब्रह्मपुत्र नदी में भी पाई जाती है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र में पाई जाती है, ये याद रखना है। अब देखिए ये डू यू नो सीरीज आप लोगों को, ये पूरी की पूरी डू यू नो सीरीज जो है फ्रेंड्स आपके सीटेट के पेड कोर्स के अंदर में प्रोवाइड करवाई गई है। ये सबसे यूनिक पॉइंट है टीचिंग परीक्षा का, पूरी डू यू नो जितने भी है आपके सारे के सारे, और उसके ऊपर में टेस्ट भी दी गई है। फ्रेश वाटर के अंदर में पाई जाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र के, गंगा और ब्रह्मपुत्र के साफ, मतलब कि जो मीठा पानी होता है ना, अलवण जल, उसमें पाई जाती है। इसको स्थानीय भाषा में सूसू भी कहते हैं, सूसू, अंधी डॉल्फिन या ब्लाइंड डॉल्फिन के नाम से भी जाना जाता है इसको, ठीक है। इसकी जितनी ज्यादा संख्या रहेगी इस डॉल्फिन की, उतना साफ पानी, क्योंकि जितना ज्यादा, क्योंकि ये साफ पानी में रहती है, ठीक है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र में जो अभी औद्योगिक जल डाला जा रहा है, खराब वाला पानी जा रहा है, जिससे उनकी संख्या कम हो रही है, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। नाउ फ्रेंड चावल की सबसे अच्छी खेती के लिए किस प्रकार की मृदा की आवश्यकता होती है? मैं आपको बता दूं, चावल और, ठीक है, राइस और जूट, ये दोनों भाई है, ठीक है। जूट, जूट का मतलब होता है आपका पटसन, ठीक है, पटसन, और चावल का मतलब, राइस का मतलब चावल होता है। तो इन दोनों की ना सेम हरकतें, सेम डिमांड है इनकी। चावल जो है वो बोलता है मुझे सबसे अच्छी वाली मिट्टी चाहिए, और सबसे अच्छी मिट्टी होती है एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी सबसे अच्छी मिट्टी है। इसके अलावा जो राइस है वो बोलता है मुझे जो है ना, ठीक है, हाई रेनफॉल चाहिए, हाई, ठीक है, हाई रेनफॉल, हाई रेनफॉल, रेनफॉल मतलब बहुत ज्यादा वर्षा चाहिए। और झूठ बोलता है इसको भी बहुत ज्यादा वर्षा चाहिए, तो सब कुछ ज्यादा ज्यादा चाहिए इसको। तो एलुवियल सॉइल या जलोढ़ मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है, इसी वजह से राइस को वो वाली चाहिए, चावल को। तो जब भी आपको चावल मिले, ठीक है, तो उसको बताना कि दानिश सर ने क्या पढ़ाया है आप लोगों को, बताओगे जल्दी से बता दीजिए, जितने भी लोग बता देंगे चावल को आज, ठीक है। जब भी चावल आपको दिखे, मतलब आप खाओगे आज रात में, ठीक है, कल परसों नरसों कभी ना कभी तो खाओगे, ठीक है। तो चावल को जरूर याद दिलाना, चावल तुझे पता है कि तू जो है वो जलोढ़ मिट्टी में उगा है, तेरे को बहुत अच्छी वाली मिट्टी चाहिए थी, सबसे बेस्ट वाली मिट्टी में से आया है तू, ठीक है। उसके बाद में तेरे को बहुत ज्यादा हाई रेनफॉल चाहिए था, आज ही पढ़ाया दानिश सर ने। मम्मी आप लोगों की सोचेंगे हमारा लड़का पागल हो गया, हमारी लड़की पागल हो गई, ठीक है। कोई चावल बनाते बनाते कोई होंगी यहाँ पर में बहू, ठीक है, चावल बनाते बनाते चावल को सिखा रही है, चावल तुझे पता है तू ना जलोढ़ मिट्टी में उगाया, एलुवियल सॉइल के अंदर में, और तेरे को बहुत सारा पानी चाहिए था, ठीक है। सासू माँ बोल रही कि हाय राम, मैंने कैसे लड़की से शादी करा दी, पागल हो गई ये लड़की तो। बट उनको भी सिखा देना फिर, कि बोलना सासू माँ ऐसी बात नहीं है, मैं रिवीजन कर रही हूँ, ओके। चलिए, तो ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। मैं आप लोगों को जो हाई लेवल के और क्वेश्चन होते हैं ना जिसमें क्लब करके क्वेश्चन स्टेटमेंट, वो भी करवाने वाला हूँ आप लोगों को, ओके। तो एलुवियल क्लेई सॉइल, इसको जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है, उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता और उच्च वर्षा की जरूरत होती है इसको, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं चावल से रिलेटेड एक और पॉइंट आप लोगों का बनता है, ठीक है। ये यहाँ पर मैं आप लोग इसको समझिए। पहली बात तो ये खरीफ फसल है, खरीफ की फसल मतलब होता है जो वर्षा ऋतु में होती है, ठीक है, वर्षा ऋतु, मॉनसून सीजन में, मॉनसून। अब देखो इसको कैसे आप लोग याद रख सकते हैं कि खरीफ की फसल है ये, खरीफ की फसल जो है मॉनसून के अंदर में होती है, और इसको चाहिए उच्च आर्द्रता और उच्च वर्षा, हाई रेनफॉल और हाई ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मतलब ये होता है नमी, हवा में नमी, तो हाई रेनफॉल चाहिए इसको, हाई रेनफॉल, हाई ह्यूमिडिटी सब कुछ, तो उसको मानसून सीजन में ही मिल सकती है, खरीफ के मौसम में। इसके अलावा ये कहां पर में उगती है ज्यादा? ट्रॉपिकल जोन में। ये आपका इक्वेटर है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा हमारी पृथ्वी की, यहाँ पर में है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, कर्क रेखा और मकर रेखा, इस एरिया में, और थोड़ा सा और ऊपर में भी एक्सटेंड कर लो आप लोग इसको, ठीक है। इसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल एरिया, मतलब थोड़ा सा और बढ़ा देंगे अगर आप, ठीक है, सब ट्रॉपिकल थोड़ा सा 10 डिग्री और बढ़ा दीजिए, तो ये पूरा जो एरिया हो जाता है ना आप लोगों का, इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया। यहाँ के रीजन का सबसे अच्छी खाने की फसल है ये, ठीक है। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना था। इसके अलावा एक क्वेश्चन इसके ऊपर में जो बनता है आप लोगों का कि सबसे ज्यादा चावल कहाँ उगता है, तो चाइना में उगता है, सबसे ज्यादा चावल का प्रोड्यूसर कौन है? चाइना है, ये याद रखना है आप लोगों ने, चाइना है इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर। उसके बाद में इंडिया, जापान, श्रीलंका और इजिप्ट, ठीक है। इंडिया, चाइना, इंडिया,
ठीक है, इंडिया है, जापान है, ठीक है, श्रीलंका है, इजिप्ट है, यहाँ पर में भी उगता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है आप लोगों को याद रखना है चाइना में उगता है सबसे ज्यादा। ये एक पॉइंट आप लोगों का। हमारे भारत के अंदर में सबसे ज्यादा कहां पर में उगता है ये? भारत के अंदर में वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल के अंदर में और बांग्लादेश वाले इलाके के अंदर में ये बहुत ज्यादा उगता है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे सब लोग जल्दी से, देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं। आप लोगों को चैलेंज देता हूं मैं। और जिन्होंने भी सेशन को लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, टीचिंग परीक्षा चैनल को। टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन डाउनलोड करके रख लीजिए आप लोग सभी लोग के सभी लोग, क्योंकि आप लोगों का जैसे ही 1000 बच्चे होंगे फ्रेंड्स, ठीक है, आज कल जैसे ही होंगे, जितना जल्दी आप करोगे उतना जल्दी आप लोगों के लिए बच्चे ने शेयर करना है इसको। सर जी आपसे दुआ की दरख्वास्त है, बिल्कुल बिल्कुल, मेरी सारी दुआएं आप लोगों के, सारा आशीर्वाद आप लोगों के साथ में है। चीन, जापान, श्रीलंका, मिस्र के बाद भारत चावल का सर्वाधिक उत्पादन में अग्रणी है। ठीक है, तो चीन के बाद में जापान, श्रीलंका और मिस्र के बाद भारत चावल का अग्रणी उत्पादन करता है। इंडिया लीड्स इन प्रोडक्शन ऑफ राइस फॉलोड बाय चाइना, जापान, श्रीलंका एंड इजिप्ट। इन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश 2 to 3 क्रॉप्स आर राइस आर ग्रोन इन अ ईयर। पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश के अंदर में 2 से 3 फसलें उगा ली जाती है साल भर में, क्योंकि वहां का मौसम अच्छा है चावल के लिए। मिलेट्स कैन बी ग्रोन ऑन लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल्स। अब मिलेट्स क्या होते हैं? मिलेट का मतलब होता है आप लोगों का फ्रेंड्स मोटा अनाज। ठीक है, मोटा अनाज, मोटा अनाज। अब ये मोटा अनाज जो है ना आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, आप लोगों का, ठीक है, इसको भविष्य की फसल कहा जाता है, क्योंकि ये कम उपजाऊ और बलुई मृदा में भी उग सकता है। आपको पता है भविष्य हमारा कैसा है? ठीक है, अपन लोग बड़े, इंसान लोग बहुत खराब लोग हैं। ठीक है, अरे पता है कि नहीं पता है आप लोगों को? अपन लोगों ने कितना खराब किया, पर्यावरण खराब कर दिया, पानी की कमी होती जा रही है, वायुमंडल खराब कर रहे हैं, मिट्टी को खराब कर रहे हैं, सब खराब कर रहे हैं अपन। अब भविष्य के अंदर में उपजाऊ जमीन बचेंगी क्या? आप लोग खुद बताओ, नहीं बचेंगी, है ना? तो फ्रेंड्स उस समय में कम उपजाऊ और बलुई मृदा मतलब रेतीली भूमि है, वहां पर में भी ये अनाज उग सकता है, मिलेट या मोटा अनाज। इसको इसी वजह से भविष्य की फसल कहा जाता है। ओके, तो ये भी आप लोगों का सही है, ये भी सही है, तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी, डी इज द करेक्ट आंसर आपका। ओके, डी इज द करेक्ट आंसर। तो चाइना जो है फ्रेंड्स आप लोगों का, इंडिया, जापान, श्रीलंका, इजिप्ट, ये सब भी है आप लोगों के। ठीक है, और फेवरेबल कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशंस वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के अंदर में होती है। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। और मिलेट या जिसको मोटा अनाज कहा जाता है, बाजरा वगैरह, ये सब आपका कम उपजाऊ वाली बलुई मृदा के अंदर में भी उपज सकता है। देखिए कोस्ट लाइंस ऑफ इंडियन ओशन इज ठीक है, आइडेंटिकल एंड इरेगुलर। ठीक है, आइडेंटिकल नहीं, वो इंडेंटेड होना चाहिए था वो। ठीक है, इंडेंटेड, इंडेंटेड, ठीक है, एंड इरेगुलर। इंडेंटेड, दंतुरित का मतलब इंडेंटेड होता है। ठीक है, तो कोस्ट लाइन, कोस्ट लाइन का मतलब होता है, मान लीजिए कि यहाँ पर में ये है तो ये सरल हो गई, और एक होती है कटी फटी, कटी फटी इस तरीके से। तो कटी फटी जो होती है ना उसको बोलते हैं दंतुरित। तो इंडियन ओशियन की नहीं है, बल्कि जो अटलांटिक ओशियन है ना, अटलांटिक, अटलांटिक ओशियन, उसकी तटरेखा कटी फटी है एज पर एनसीईआरटी। ठीक है, अनियमित और दंतुरित है, मतलब कटी फटी तटरेखा है। और जो कटी फटी तटरेखा होती है, इंडेंटेड जो होती है आप लोगों की तटरेखा, और इरेगुलर जो तटरेखा होती है, वो वहां पर में ना नेचुरल हार्बर्स बन जाते हैं, वहां पर में नेचुरल पोर्ट और हार्बर्स बन जाते हैं। तो बी सही है, ए गलत है। तो अब आप लोग बताइए आंसर क्या होगा? वो इंडियन ओशन नहीं अटलांटिक होना चाहिए था वहां पर में। अब आप लोग बताओ आंसर क्या होगा? आप बताइए आंसर क्या होगा फिर इसका? सईदा हसमत रिजवी जी, अपना नंबर जो दिया हुआ है ना नीचे में, नंबर जो चल रहा है उसके ऊपर में कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो आप। कॉल कर लीजिए, अगर कॉल ना लगे तो व्हाट्सएप कर सकते हो आप। देखिए अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करूं मैं आप लोगों से, तो ए जो है वो तो गलत है, जहां ए बोला है ट्रू काट दो। ठीक है, बोथ ए को ट्रू जो है यहाँ पर में ये नहीं है। ठीक है, ए को ट्रू बोला है, इसको काट दो। ठीक है, बी जो है वो फॉल्स नहीं है आपका, तो इसको भी काट दो, बी क्योंकि सही है। तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए इज फॉल्स, बी इज ट्रू। ठीक है, कितने परसेंट लोगों ने सही आंसर दिया था जल्दी बता दीजिए, जितने भी लोग हैं। ये आपका 21 जनवरी 2022 का क्वेश्चन है, ये एक्चुअल क्वेश्चन जो एग्जाम में आया था। तो दंतुरित
और कटी फटी तटरेखा किसकी है? अटलांटिक ओशन की है। और इसी के वजह से तटी फटी और कटी जो ऐसी तटरेखा होती है ना, कटी फटी तटरेखा, वहां पर में नेचुरली बंदरगाह बन जाते हैं। बंदरगाह मतलब जहां पर में जहाज जाके खड़े रह सकते हैं। ओके, तो अटलांटिक ओशन दुनिया का कितनेवें नंबर का सबसे बड़ा ओशियन है? सेकंड नंबर का। इसका आकार क्या है? कौन से शेप का बनता है ये? एस शेप का, ठीक है, एस शेप का है, ठीक है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आपको याद रखना है, इसके उत्तर में नॉर्थ अमेरिका और यूरोप है, साउथ में साउथ अमेरिका और अफ्रीका है, ठीक है। तो 4 महाद्वीपों से घिरा है ये। और अटलांटिक ओशन जो है ये कटा फटा होने के कारण यहाँ पर में बहुत सारे नेचुरल हार्बर का मतलब होता है प्राकृतिक बंदरगाह बहुत सारे बन जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा सबसे बिजी ओशन कौन सा है पूरे दुनिया में? ये भी क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्टली। अब आप लोगों से मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, सबसे बिजीएस्ट ओशियन कौन सा है? सबसे ज्यादा बिजी ओशियन कौन सा है, ये आप लोगों को बताना है। बताइए, आप लोगों को आंसर करना है। सबसे बिजी ओशियन मतलब सबसे ज्यादा व्यापार जहां से होता है। आंसर आप लोग कर दोगे कमेंट के अंदर में, ठीक है। नाउ फ्रेंड देखिए, 4 जनवरी 2022 को आया हुआ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मूल अधिकार में स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार निहित है? पर्यावरण जो है फ्रेंड साफ रहना जरूरी है। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, है ना, एक मुलाकात जरूरी है सनम, ऐसा उसने कहा था। लेकिन भाई जिंदा रहने के लिए आप लोगों को स्वास्थ्य पर्यावरण की भी जरूरत है। मिल ली है उसने, दोनों के दोनों को अस्थमा हो गया, तो क्या करोगे तुम लोग दोनों के दोनों? ठीक है, वो लड़का बोलेगा तूने गाना गाया था, लड़की बोलेंगी तूने गाया था। तो भाई जिंदा रहने के लिए स्वस्थ पर्यावरण की भी जरूरत है सनम, ठीक है। जिंदा रहने के लिए राइट टू लाइफ, जीने के अधिकार के अंदर में आता है आप लोगों का, ठीक है। ओके, चलिए, समझ गए भाई सर, ठीक है। तो मतलब गाने होना से ज्यादा इधर साइड में भी ध्यान दिया करो, पर्यावरण वगैरह की तरफ में भी, नहीं तो बस पता चले यही वाला सबको बता रहे हो तुम, ठीक है। चलिए, अच्छा ये बात कब कही थी? सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात, तो क्या हुआ, सुभाष कुमार जो थे, ठीक है, उन्होंने स्टेट ऑफ बिहार के ऊपर में केस किया था एक बार इसको लेकर 1991 में। तो इसको जो है सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के अंदर में जो कोर्ट थी, उन्होंने क्या किया फ्रेंड्स, ठीक है, जो पोल्यूशन फ्री जो है आपका वाटर और पोल्यूशन फ्री एयर, मतलब साफ पानी और साफ हवा, ये आपका मूलभूत अधिकार है। ये कौन से केस से निहित है, कौन से केस के अंदर में डाला गया था? मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अगर पॉसिबल हो तो जल्दी से वो क्वेश्चन निकाल दिया जाए जिसमें एग्जाम में सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार वाला क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा चलिए, ओके, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप लोगों का आता है। इसके अलावा चलिए अब नेक्स्ट आपको हिस्ट्री की तरफ में लेकर चलता हूं मैं एक क्वेश्चन के ऊपर में। जॉब तो है टीचिंग परीक्षा से ही होंगी, बिल्कुल पीहू जी, ठीक है। बताइए आंसर क्या होगा, और एक बार शेयर कर दो यार जल्दी से सभी लोग, और सेशन को लाइक भी जरूर करते रहेंगे। 1000 लाइक और 1000 लाइव का टारगेट है जी। तो चोल साम्राज्य में सभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त थी? अब देखो, चोल साम्राज्य जो है फ्रेंड्स आज से करीब, ठीक है, 1200-1300 साल पहले की बात है। दक्षिण भारत के अंदर में यहाँ पर में चोल साम्राज्य हुआ करता था। वहां पर में गांव में, ठीक है, गांव में ब्राह्मण लोगों का जो गांव होता था उसको बोलते थे सभा। ब्राह्मण गांव को, ब्राह्मण ब्राह्मण लोगों के गांव को, ठीक है, सभा बोला जाता था। मतलब उनकी एसोसिएशन को, ब्राह्मण लोगों के गांव की जो एसोसिएशन होती थी, ठीक है, उनके संगठन को सभा बोलते थे। अगर आपको ब्राह्मण लोगों के गांव की एसोसिएशन का मेंबर बनना है, मतलब सभा का मेंबर बनना है आपने, तो आप में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए मैं बताता हूं आपको, फिर आप क्वेश्चन का आंसर करना। आप मेंबर बन सकते हो क्या, ये बताइएगा आप लोग। देखो आप एक एक करके, भूमि के मालिक होने चाहिए जिससे राजस्व जाता हो, मतलब ऐसे भूमि के मालिक जिससे आप टैक्स भरते हो। है क्या आपके पास में ऐसी कोई जमीन जिससे आप टैक्स भरते हो? ठीक है, ओनर ऑफ लैंड जिसका आप रेवेन्यू भरते होंगे, रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है, टैक्स भरते होंगे आप जिससे। खुद का घर होना चाहिए। बताओ जल्दी से कि कौन कौन सी कंडीशन आप फुलफिल कर रहे हो, ठीक है। आपकी उम्र 35 से 70 साल के बीच में होनी चाहिए। कितने लोग हैं जिनकी उम्र 35 से 70 साल के बीच में है? बता दीजिए। आपके पास में वेदों का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, आपके पास में वेदों का जो है वो ज्ञान होना चाहिए। ओके, तमसो माँ ज्योतिर्गमय सब कुछ आपको पता होना चाहिए। माँ तुम सो जाओ मैं ज्योति के घर जाके आता हूँ, सब आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो वेदों का ज्ञान आपके पास में होना चाहिए। आप ईमानदार होने चाहिए। ईमानदार कितने लोग हैं यहाँ पर में देख लेते हैं। लोगों ने लाइक किया है, ईमानदारी आपकी यही दिख गई, ठीक है। तो ईमानदार होने चाहिए आप प्रशासनिक मामलों में। पिछले 3 साल में आपने कोई और कमेटी ज्वाइन ना की हो। अगर कोई कमेटी का मेंबर बनना है, उस सभा के अंदर में भी छोटी छोटी कमेटी होती थी, तो अगर आप एक कमेटी के मेंबर हो तो अगले 3 साल तक आप किसी और दूसरी कमेटी के मेंबर नहीं बन सकते। अगर आपने, आपके पास कितनी संपत्ति है उसका ब्यौरा नहीं दिया, आपके पास कितना पैसा है, ठीक है, कितना पैसा आपने जमा करके रखा हुआ है, आपने, आपकी पत्नी ने, आपके परिवार वालों ने,
वो आपको बताना पड़ेगा, उसका खुलासा करना पड़ेगा, तभी आप चुनाव लड़ सकते हो कमेटी का, ठीक है, नहीं तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते थे। ओके, तो अगर आप किसी कमेटी के सदस्य बने हो चुनाव लड़के, ठीक है, तो आप अगले 3 साल तक नहीं बन सकते। अगर किसी समिति का सदस्य बनना भी आपको, ठीक है, तो आपको अपना और अपने रिश्तेदारों का जितना भी लेखा जोखा है, जितना भी पैसा आपके पास में है, वो उसका बताना पड़ेगा। अब आप लोग देख लो आपके पास में कौन कौन सी चीजें हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर भी बता दो। चलो, इसका आंसर सभी लोग करेंगे, जल्दी से सभी लोग एकदम फास्ट, गोली की रफ्तार से आप लोगों के आंसर आने चाहिए यहाँ पर। में एकदम गोली की रफ्तार से आंसर कर देंगे सभी के सभी लोग, एकदम फास्ट। कुछ नहीं है सर, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन हो रहा है। अरे गरीबी रेखा के नीचे तुमने इंटरनेट का रिचार्ज कैसे करा? अरे रिचार्ज छोड़ो, तुमने फोन कैसे लिया? चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बोला कौन सी शर्त नहीं थी, कौन सी वाली शर्त नहीं थी, गलत वाला पूछा आपसे, तो 25 से 70 वाली नहीं थी, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। ये क्या होना चाहिए यहाँ पर में आंसर में, यहाँ पर में 35 से 70 होना चाहिए था, 35 से 70, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि नहीं पूछा है ना आपसे, ठीक है, नॉट, इसी वजह से आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए, तो ये पॉइंट था आप लोगों का जो एग्जाम के अंदर में पूछा गया, तो प्लीज इसको ध्यान रखिएगा आप सभी के सभी लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के। देखिए यहाँ पर मैं किस क्षेत्र के बौद्ध और मुसलमान दोनों ही तिब्बत के राजकीय ग्रंथ केसर सागा के स्थानीय रूप को गाते हैं। मैं एक बात बताता हूं आप लोगों को, ध्यान से सुनो। ये हमारा भारत है, ठीक है, यहां पर में है तिब्बत। अब जो तिब्बत है ना, वहां का राजकीय ग्रंथ है, राजकीय ग्रंथ जो वहां के लोग गाते हैं उसका नाम है केसर सागा, केसर सागा, ठीक है, एपिक, राजकीय ग्रंथ या राजकीय एपिक, ठीक है, केसर सागा नेशनल एपिक है तिब्बत का। अब वहां का जो है, इसका एक लोकल वर्जन, यहाँ का एक लोकल वर्जन इधर साइड में लद्दाख में भी गाया जाता है, ठीक है। तो लद्दाख के जो मुस्लिम लोग हैं और जो वहां के बौद्ध लोग हैं, दोनों ही केसर सागा जो कि तिब्बत का है, केसर सागा कहाँ का है, तिब्बत का, उसका लोकल वर्जन, मतलब वहां का थोड़ा सा मॉडिफाई करके, अपनी भाषा में थोड़ा सा मॉडिफाई करके यहाँ पर में भी गाते हैं, ठीक है। तो पहला तो क्वेश्चन ये बन गया कि केसर सागा है कहाँ का, तो केसर सागा तिब्बत का है, ठीक है, तिब्बत का है, और उसका एक लोकल वर्जन लद्दाख में भी गाया जाता है, ये आप लोगों ने याद रखना था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, ठीक है। चलिए, नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे, ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों का हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का देखते हैं हम लोग यहाँ पर में, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र से कर्क रेखा गुजरती है। देखिए, अगर मैं पहले बात आप लोगों को बताऊं हमारी दुनिया का एक मैप बना के, तो ये मान लो ये 0 डिग्री वाली लाइन है, ठीक है, यहाँ पर में कर्क रेखा है, यहाँ पर में मकर रेखा है। हमारा भारत जो है ये कर्क रेखा के पास में है, इधर साइड में, ये हमारा भारत, ठीक है। अब हमारे भारत को बना लेते हैं हम यहाँ पर में, ठीक है, नीचे में, और उसमें से जा रही है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा कौन से वाले पर्वतों से गुजरती है? अरावली जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में है, अरावली, अरावली, तो अरावली में से तो नहीं जाती, ठीक है। वेस्टर्न घाट कहां पर में, अगर मैं वेस्टर्न घाट की बात करूं, वेस्टर्न घाट की, सी की, तो वेस्टर्न घाट इधर साइड में, वेस्ट में, इधर साइड में वेस्टर्न घाट, ठीक है। दक्कन का पठार कहां पर में, अगर मैं उसकी बात करूं तो दक्कन का पठार यहाँ पर में आप लोगों का, ठीक है, यहाँ पर में वेस्टर्न घाट है, यहाँ पर में ईस्टर्न घाट है, और ये दक्कन का पठार है, ठीक है। और विंध्या पहाड़ियों की बात करूं तो यहाँ पर में है विंध्या की पहाड़ियां, तो विंध्या पहाड़ियों में से जाती है ये कर्क रेखा, ऐसे याद रखना था आप लोगों ने। मैप आपको पता होना चाहिए, आपके माइंड में फीड होना चाहिए मैप, ठीक है, तब आप लोग आंसर कर पाओगे, ठीक है। 1000 का टारगेट है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, जितने भी बच्चे जो बाद में भी देख रहे हैं, प्लीज रोज 5 बजे लाइव आ जाइए। चलो, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है फ्रेंड्स, ये कितने राज्यों में से जाती है? 7 राज्यों में से 8 राज्यों में से जाती है। और पहाड़ी कौन सी है जिसमें के पास से जाती है? तो विंध्या रेंज के पास से। इतिहास का जन्मदाता किसको कहा जाता है? आप लोग इतिहास पढ़ते हो तो हिस्ट्री का पिता किसको बोलते हैं आप लोग? ये भी क्वेश्चन है। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स आपका। जी, शेयर जरूर कर दिया करें सभी लोग। देखिए, अगर मैं बात करूं इतिहास के पिता के रूप में किसको जाना जाता है, ठीक है, तो इतिहास के पिता के रूप में जाना जाता है हेरोडोटस को, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने, ठीक है। हेरोडोटस जो है ये आप लोगों का क्या है, इतिहास के पिता है, ठीक है, इतिहास के पिता के नाम से इनको जानते हैं। और इराटोस्थनीज जो है ये ज्योग्राफी के पप्पा है, ज्योग्राफी के पप्पा, ज्योग्राफी के, ठीक है, ज्योग्राफी के, भूगोल के पितामह कहा जाता है इनको, इराटोस्थनीज को। और हेरोडोटस को हिस्ट्री का पप्पा बोलते हैं, ये याद रख लेना आप लोगों ने। एक बार लिख भी दो कमेंट में, चाहे आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है। तो हेरोडोटस हिस्ट्री के पप्पा, इतिहास का पिता, ठीक है, या जन्मदाता, और इराटोस्थनीज ज्योग्राफी का पिता,
ठीक है, इसका फादर या जन्मदाता, ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2 पॉइंट एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, दोनों मैंने आपको बता दिया है। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, ठीक है, ऑनलाइन शिफ्ट में आया था। आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां किससे उत्पन्न हुई हैं? हमारे आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां किससे उत्पन्न हुई हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है, इसी वजह से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां किससे उत्पन्न हुई हैं? तो ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है, ब्राह्मी लिपि से, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, ब्राह्मी। तो ब्राह्मी लिपि जो है फ्रेंड्स एक्चुअल में मैं आपको बताता हूँ, ये इस प्रकार से है, ये ब्राह्मी लिपि। ठीक है, ये इस तरह, देखिए एनसीईआरटी में दिया भी आपका, एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट डायरेक्टली उसी से देवनागरी बनी है, अ बना है। देखिए बंगाली भाषा भी उसी से निकली है, मलयालम भाषा, ठीक है, तमिल भाषा उसी से निकली है। तो ब्राह्मी लिपि जो है सैकड़ों वर्षों तक भारत के अंदर में प्रचलित रही, बाद में हम उसको भूल गए थे, और उसके बाद में उसी से काफी सारी लिपियां निकली है। तो जितनी भी लिपियां है भारत के अंदर में, उनमें से ज्यादातर लिपि मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया, जिसको लिखते पढ़ते हैं हम लोग, लिखते और पढ़ते हैं जिसको, उसको लिपि कहा जाता है। ये है रोमन लिपि, ठीक है, ये है देवनागरी लिपि, है ना, अ आ ई वाला एबीसीडी रोमन लिपि है। तो हमारे भारत में जितनी भी लिपियां है जिसको पढ़ा लिखा जाता है, ठीक है, वो ज्यादातर ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए चलिए, तो आप लोगों को जो है इसके अलावा मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन दे रहा हूं, पहले तो आप लोग उसका आंसर कीजिए सभी लोग। देखिए ये आप लोगों का सीटेड फरवरी 2014 का क्वेश्चन है, इसका आंसर करेंगे सभी लोग, जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं, ठीक है, उन लोगों वो बहुत आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। बिल्कुल आएंगे सोनम भगत जी, बिल्कुल कल भी होंगी क्लास लाइव। इसका आंसर करिए जल्दी से, अभी आप लोगों को लिंक मिलेंगी एक, लाइक एंड शेयर करते रहेंगे सभी लोग। कल कल हम 1000 का आंकड़ा पूरा कर सकते हैं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, जो बाद में भी देख रहे हैं वो लोग भी इसका भी आंसर कीजिएगा। सुभाष कुमार वर्सेस बिहार राज्य का जो केस था, उसके जरिए क्या हुआ था आपका, बताइए जल्दी से, जितने भी बच्चे, और बाकी जिनको नहीं पता वो लोग जो है फ्रेंड्स कमेंट के अंदर में आंसर पढ़ लेंगे। ठीक है, कमेंट के अंदर में आंसर पढ़ लेंगे, बाकी लोग इसका आंसर करेंगे कमेंट में। कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं बढ़ा, हाथ ऊपर करो जल्दी से इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है, कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं बढ़ा? ठीक है, न्यू एनसीईआरटी एसएसटी का फादर दानिश सर है। थैंक यू शिवेंद्र सत्यार्थी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यारे से कमेंट के लिए।